Okay, welcome back, students. So, now in part number 2 of this beautiful chapter, what do we have? Impact of increase in demand for a foreign currency. यानी foreign currency की demand अगर बढ़ जाएगी, ओके, तो क्या होगा? हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक बन जाएगी. ज़्यादा डॉलर लोगे तो डोमेस्टिक करेंसी वो वीक होगी. लुक हियर, ये कैसे? देखिए, here we have this curve. As you can see, this is the demand curve, this is the supply curve. तो ओरिजिनल पहले इतना इक्विलिब्रियम पॉइंट था, एंड लेट्स से देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी. डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है. सो डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. सो नाउ डिमांड सप्लाई का ये ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट था एंड ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 बन जाएगा. ओके, ये ऐसे शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड यहाँ डिमांड बढ़ गई और यहाँ पर देखो रेट. ओके, सो यहाँ डिमांड सप्लाई लिखी जाती है, यहाँ रेट लिखा जाता है, तो रेट इंक्रीज हो गया. रेट इंक्रीज हुआ मीन्स $1 जो 60 ले सकता था, ये ओल्ड पुरानी बात थी, और फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने से $1 अब 70 ले सकता है. ओके, सो एज यू कैन सी दैट कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो गई है क्योंकि डॉलर की ताकत बढ़ गई है. ऑब्वियसली डॉलर जब ज़्यादा डिमांड होगा तो डोमेस्टिक करेंसी एक्चुअली में डेप्रिशिएट होगी, वीक होगी. आर यू क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी हैव is impact of increase in demand for a foreign currency, sorry, decrease in demand. अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक करेंसी विल बिकम पावरफुल. ओके, इट विल एप्रिसिएट, एंड वी नो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट का मतलब नंबर वाइज तो रिडक्शन होगा. ओके, कोई कंफ्यूजन है? लुक हियर. सो देखिए, अगर व्हेन आई से डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो नंबर वाइज तो वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ आवर करेंसी, और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होता है एप्रिसिएशन ऑफ आवर करेंसी. ओके, सो यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डॉलर की डिमांड कम हो गई है, सो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट होगी. इसका मतलब है उसकी ताकत बढ़ेगी, तो बेसिकली यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट रिड्यूस होगा. सो लुक हियर, ये ओरिजिनल डिमांड कब है, ये ओरिजिनल सप्लाई कब है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है. नाउ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हुई है. ओके, 11th में सीखा था जब डिमांड डिमांड डिक्रीज होती है कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होता है. सो हियर अब वो न्यू डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, सप्लाई सेम है तो यू विल हैव न्यू इक्विलिब्रियम E1. सो ऐसे शिफ्ट हुआ है. सो लुक हियर, डिमांड कम हुई है और साथ में उसका रेट भी कम होगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर का भाव भी गिरेगा. ओके, सो लुक हियर, पहले $60 का था, अब भाव गिर गया है, अब वो 50 का हो जाएगा. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, इंक्रीज इन सप्लाई. जैसे डिमांड का हमने सीखा इंक्रीज डिक्रीज, नाउ वी हैव सप्लाई. सप्लाई अगर बढ़ जाती है डॉलर की, सो डॉलर की अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो डॉलर एक्चुअली में सस्ता हो जाएगा, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी. ओके, so look here, we have original demand curve, original supply curve. So what is this? This is the equilibrium point. Now increase in supply, supply increase होती है तो कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होती है. So this is the new supply curve S1 S1. तो डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व न्यू पॉइंट E1 में मैच होंगे. सो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा. एज यू कैन सी दैट सप्लाई इंक्रीज हुई है बराबर, बट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? रेट विल कम डाउन. ओके, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है तो डॉलर को कोई भाव नहीं देगा, यानी उसका भाव भी देखो कम हो गया है. ओके, नेक्स्ट इज
डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सो डॉलर की सप्लाई कम हो गई है और जिस चीज की सप्लाई कम होती है मार्केट में डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ता है। सो लुक हियर वी हैव सिमिलर सिचुएशन, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व, दोनों का मिलन है। दिस इज पॉइंट नंबर ई। एंड देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज होता है तो लेफ्टवर्ड, तो ये न्यू वाला सप्लाई कर्व है। एंड हियर दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा एंड डिमांड कम हो गई है। एज यू कैन सी हियर व्हाट इज द इम्पैक्ट। ओके, सो एक्चुअली में जब सप्लाई फॉरेन करेंसी डॉलर की कम हो जाएगी तो थोड़ी स्कैर्सिटी होगी मार्केट में एंड हैंड्स उसका भाव बढ़ेगा। ओके, सो एज यू कैन सी 60 का 70 हो गया है। ओके, सो भाव बढ़ेगा, इट मीन्स सेट के डॉलर विल बिकम स्ट्रोंगर। ओके, और अवर डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट, इट विल बिकम वीकर। सो ये डिस्टिंक्शन आप कर सकते हो। ओके, एंड देखिए जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वही चीज़ें, यानी पूरी चैप्टर की समरी मैंने क्या है उसमें रखने की कोशिश की थी। ये फाइल भी मैं शेयर करूँगा। चलो एक एग्जांपल, हाउ डज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अफेक्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो देखिए एप्रिसिएशन, अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट हुई, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट हुई इसका मतलब वो पावरफुल हुई है। इसका मतलब है कि पहले जो मिलता था डॉलर ओके 90 में, अब वो मिलेगा 70 में। और अब इसकी इम्पैक्ट क्या होगी? सो देखो इंपोर्टर्स खुश होंगे और एक्सपोर्ट्स कम होगा। यहाँ पर देखो 90-70 मैंने कहा था इंपोर्टर्स खुश होंगे, एक्सपोर्टर्स उदास होंगे, एक्सपोर्ट कम होगा। आर यू क्लियर? ओके, एंड एक्सप्लेन व्हाई सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस इन रिस्पॉन्स टू राइज इन एक्सचेंज रेट। यानी एक्सचेंज रेट लेट से 60 से 80 हो गया है। ओके, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइज क्यों होगा? क्योंकि जो फॉरेन वाले हैं वो क्या है जम के इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो इंडिया में एफडीआई बढ़ेगा, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ओके, एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात है। तो वो ये चीज़ें ऑलरेडी देखिए ये वाले पार्ट में मैंने सब कुछ प्रॉपरली दे दिया है, इसकी फाइल भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दिस। तो वो जो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट है वो इन सब को खींच के समराइज करके उसका ज्यूस बना के आपको मैंने प्रॉपर वे में प्रेजेंट किया है। ओके, सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नाउ वी हैव देखो फ्लोटिंग, यानी जब एक्सचेंज रेट मार्केट के ऊपर डिपेंड था, नाउ हियर वी हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया एक्सचेंज रेट को एक पर्टिकुलर लेवल पे। ओके, सो लुक हियर, इसमें दो बातें हो सकती है कि गवर्नमेंट ने जितना इक्विलिब्रियम में हो उससे हायर सेट किया हो, ऐसा हो सकता है, या लोअर सेट किया हो। देखते हैं, जितना इक्विलिब्रियम में होना चाहिए था, लेट्स से हियर इक्विलिब्रियम 50 रुपीस होना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने जानबूझ के 60 सेट कर दिया है। और गवर्नमेंट जब 60 सेट कर देगी यानी ज़्यादा रेट कर देगी तो इम्पेक्ट क्या होगा? डिमांड सप्लाई में इम्बैलेंस होगा, सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू डिमांड। ओके, और सप्लाई ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड, हमें पता है डिमांड अगर कम होती है तो भाव गिरता है, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या है, उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अगर ये रेट को संभाल के रखना है तो इनका इक्विलिब्रियम को खुद मैनेज करना होगा। तो अगर डिमांड कम है तो गवर्नमेंट खुद फॉरेन करेंसी डिमांड कर सकती है। ओके, सो गवर्नमेंट विल बाय डॉलर, ओके, ताकि जो डिमांड बढ़ जाए, लेकिन मार्केट की वजह से नहीं, गवर्नमेंट की वजह से, और गवर्नमेंट चुपके से अपने पास रख देगी। सो गवर्नमेंट विल डिमांड द डॉलर, गवर्नमेंट विल बाय द डॉलर, ओके, ताकि क्या है ये टिका हुआ रहे, ये गैप ना हो और ये रेट मेंटेन हो पाए। ओके, तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नेशन के बढ़ जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट विल बाय डॉलर्स। और इसका रिवर्स इज ट्रू। ओके, व्हाट इज रिवर्स?
देखो ये जो कंसेप्ट है जहां गवर्नमेंट हायर रेट सेट करती है, इट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन, इट इज कॉल्ड व्हाट, डीवैल्यूएशन। काफी बार गवर्नमेंट जानबूझ के डीवैल्यू करती है अपनी करेंसी को, यानी खुद की डोमेस्टिक करेंसी को वीक बनाती है। ओके, हायर रेट सेट करके वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को वीक करती है, डेप्रिशिएट करती है, और जनरली लेस डेवलप्ड नेशंस ऐसा करते हैं। ओके, ऐसा क्यों करते हैं? को लुक हियर, क्योंकि उसमें क्या होगा, उनका रिजर्व बढ़ेगा। अभी मैंने बताया बराबर। देखो, जो लेस डेवलप्ड नेशन से अगर वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो क्या होगा, उनके एक्सपोर्टर्स हैप्पी हो जाएंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, और उनके इंपोर्टर्स नाखुश होंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएगा। एंड ओवरऑल इम्पैक्ट, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है, तो फायदे की बात है नेशन के लिए। ओके, सो रिजर्व्स बढ़ता है। एक और चीज़, ये सभी फायदे क्या है, उस नेशन को मिल सकते हैं, फॉरेन से ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। ओके, सो मैंने बता दिया। अब देखिए, आपको कंफ्यूजन होगा, सर डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में फ़र्क क्या है? देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मार्केट फोर्सेस की वजह से वैल्यू डाउन हुई थी। ओके, एंड डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट ने जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन की है। अगेन मैं कहता हूँ कि इफ़ गवर्नमेंट इज वैल्यूइंग इस ओन करेंसी एट ए हायर रेट, तो डेट डजंट मीन कि उसकी वैल्यू बढ़ी, वैल्यू कम हुई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल $1.60 का था, गवर्नमेंट ने 80 कर दिया, तो ये मत सोचो कि गवर्नमेंट ने वैल्यू बढ़ाई है। एक्चुअली में ये वैल्यू गिर रही है, बिकॉज डॉलर ज़्यादा रुपीस खरीद सकता है, तो रुपीस इज बिकमिंग वीकर। सो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन सेम है, एक ही फर्क है। डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से है, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया है, वो डेलिबरेटली हुआ है। ओके, नाउ इम्प्लीकेशंस, डीवैल्यूएशन से क्या इम्प्लीकेशन होगा, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, गवर्नमेंट में सेट दिस एट ए विच रेट, एट ए लोअर रेट। ओके, यानी गवर्नमेंट ने, लेट्स से इक्विलिब्रियम था 50, गवर्नमेंट ने जानबूझ के लोअर रेट सेट किया है। अगर लोअर रेट सेट करोगे तो एज यू कैन सी हियर, ये डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और डिमांड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। सप्लाई गवर्नमेंट कैसे बढ़ा सकती है, खुद सेल कर देगी। ओके, सो गवर्नमेंट विल सेल इट्स डॉलर रिजर्व्स, ताकि सप्लाई बढ़ जाए और ये बैलेंस में आ जाए। सो ये ऊपर वाले सिचुएशन का ही रिवर्स केस है, एंड दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। ओके, डीवैल्यूएशन मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रीवैल्यूएशन का मतलब एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी। सो रीवैल्यूएशन में डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, नाउ इन दोनों में देखो, एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन में फर्क क्या है। एप्रिसिएशन क्यों होता है, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, एंड रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। ओके, सो दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। और देखो, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर गवर्नमेंट रीवैल्यूएशन करती है, यानी लोअर रेट सेट करती है बराबर, तो क्या हो जाएगा कि सप्लाई कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल करेगी उसके रिजर्व्स को, यानी रिजर्व्स उसके कम हो जाएंगे। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसकी इम्पैक्ट। ओके, सो जब एप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, सो इन दैट केस ये इम्प्लीकेट कर रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, ताकि रिजर्व्स जो है वो डाउन हो जाए। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से इकोनॉमिक्स सीखा जा सकता है। इट्स बेसिकली अ सोशल साइंस, इट्स अ प्योर और सिंपल साइंस विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड इफ़ यू अप्लाई योर नॉर्मल ब्रेन। ओके, सो ये भी मैंने बता दिया, लेस डेवलप कंट्रीज क्यों डिवैल्यू करती है। नाउ देखिए, वी हैव एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले क्या होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था कि हर देश क्या करेगा, अपने 1 रुपीस में कितना वो गोल्ड ले सकते हैं, वो ऑब्वियसली वो तो डिसाइड हो सकता है, और उसके बेस पर वो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था। ये 1920 से पहले की बात है। लेट्स से फॉर एग्जांपल
यूके में उसका 1 पाउंड 4 ग्राम गोल्ड ले सकता है और अमेरिका में $1 2 ग्राम गोल्ड ले सकता है। कौन सा पावरफुल है? यूके। यूके का 1 पाउंड 4 ग्राम ले सकता है, तो यूके की करेंसी पावरफुल है। तो यूके और डॉलर की एक्सचेंज रेट 4:2, ये है ना गोल्ड का जो वजन है उसका रेशियो। सो इन अदर वर्ड्स वो 2:1 हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स यूके का 1 पाउंड विल गिव यू $2। ओके, सो ये देखिए $2 वो 1 यूके का पाउंड खरीद सकता है। एंड इसको कहते थे मिंट पार वैल्यू एक्सचेंज और मिंट पारिटी। मिंट पारिटी में किसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं? गोल्ड को। गोल्ड वैल्यू के बेस पर डिसाइड होता है, दैट इज मिंट पारिटी। देन अनदर रेट इज ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल पैक सिस्टम। नाउ ये ब्रेटन वुड्स में क्या कहता है भाई, हर देश अपना अपना गोल्ड में कन्वर्ट करे, उससे बेटर है कि हर देश है ना डॉलर में लिंक कर दे, इसको बोलते हैं पैगिंग। सो हर देश अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैक कर दे और डॉलर गोल्ड के साथ पैक कर दो तो हो जाएगा। तो व्हाट इट इज सेड कि डिफरेंट करेंसीज विल बी पैक्ड टू वन करेंसी, लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉलर, एंड डॉलर सिर्फ वही करेंसी को वी विल असाइन द गोल्ड वैल्यू एट ए फिक्स प्राइस। ओके, सो यहाँ पर भी गोल्ड अल्टीमेटली यूनिट बन रहा है। ओके, एंड ये भी बंद हो गया क्योंकि ये IMF अलाउ करेगा तभी ये फॉलो कर सकते थे। सो इट वाज आल्सो अबेंडन इन 1977। फिर भी बेचारे हम और आप स्टूडेंट्स सीखना पड़ रहा है और हमें सिखाना पड़ रहा है, बंद हो गई सिस्टम वो भी। अच्छा, नाउ आज के टाइम पे क्या है, मार्केट सिस्टम हर जगह पे, यानी फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट वेयर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड द एक्सचेंज रेट, वो चालू है। तो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल दोनों ही हमने अभी समझ लिए हैं अलोंग विद डायग्राम, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग। देखो पहला क्या था, फ्लेक्सिबल सिस्टम, इट मीन्स मार्केट डिसाइड करेगा एक्सचेंज रेट। दूसरा था फिक्स्ड, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तीसरा उनका मिक्सचर है मैनेज फ्लोटिंग। सो मैनेज फ्लोटिंग में मार्केट ही डिसाइड करता है, लेकिन बीच बीच में RBI कूद पड़ता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। सो ऑकेशनली कभी कभी सेंट्रल बैंक यानी इंडिया में RBI अगर उसको लगता है कि भाई मार्केट में ज़्यादा हलचल है और स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, तो वो या तो अपने रिजर्व्स को कम करेगा या बढ़ाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू वो प्राइस को कम या ज़्यादा करेगा ताकि वो रेंज में हो जाए। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। वाई डर्टी फ्लोटिंग? चीटिंग हो रही ना मार्केट में, बीच में RBI हर देश की सेंट्रल बैंक कूद पड़ेगी, तो बेसिकली दैट्स नॉट गुड, इट लुक्स डर्टी, सो नाम है डर्टी फ्लोटिंग। ओके, नाउ ये डर्टी फ्लोटिंग होता कैसे है? लुक हियर, अगर फॉरेन एक्सचेंज की रेट बराबर रिड्यूस करनी है, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि पहले रेट था 90 और अब रेट 70 करना है, 90 में से 70 में आना है। सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि जो डॉलर है, अगर आप क्या है ज़्यादा सेल कर दोगे तो डॉलर की ताकत कम हो जाएगी, है ना। $1 जो 90 रुपीज़ खरीद सकता था, RBI है ना डॉलर बेचेगी, अपना फॉरेन रिजर्व्स कम कर देगी, डॉलर बेचेगी तो डॉलर की ताकत कम हो जाएगी। सिंपल है, जो चीज़ बेचोगे सप्लाई बढ़ेगी, उसका भाव गिरेगा। ओके, एंड लेट्स से RBI को लगता है कि मार्केट में इंक्रीज करने की ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। लेट्स से 60 ऑलरेडी है और RBI को लगता है इसको 80 करना है। अगर लेट्स से 80 करना है तो RBI क्या करेगी? देखो 60 में से 80 करना है यानी डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है। डॉलर को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? अरे डिमांड करो भाई, RBI है ना अपने रिजर्व्स में डॉलर बढ़ाएगी। ओके, मार्केट से वो डॉलर उठाएगी, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर पावरफुल हो जाएगा। आर यू क्लियर? तो RBI बीच बीच में क्या है, रेट्स को रेंज में लाने के लिए ये तरीके अपनाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैनेज फ्लोटिंग। इट इज कॉल्ड व्हाट? मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग, सो दैट वो डिसाइड रेंज में हो जाए। अब देखिए कंपोनेंट्स,
कि फॉरेन करेंसी क्यों डिमांड होती है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। इंटरनेशनल लोन को पे करना है इसलिए डॉलर की ज़रूरत है, वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना है फॉरेन के शेयर्स में तो डॉलर की ज़रूरत है, अगर आप क्या है गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करोगे तो उनको डॉलर में पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट परचेसिस करोगे यू नीड टू पे इन डॉलर, ग्रांट्स एंड डोनेशंस ओके टू, यानी हमने किसी को दान दिया है, अगर हम कोई देश में दान देंगे तो हो सकता है वो डॉलर में दे ओके और वो डॉलर में खुद अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। और पेमेंट ऑफ इनकम्स, अगर कोई इधर काम करता है बराबर और उसको वहाँ पे करना है, तो जैसे फॉरेनर ने इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उनको डिविडेंड पे करना है बराबर, तो वो हम उसको पे कर सकते हैं किसमें, डॉलर में, तो डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। देन स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, अब देखो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज से काफ़ी जन को पैसे कमाने हैं। अब ये कैसे हो सकता है, ओके डॉलर खरीदो जब वो सस्ता है ओके तो इट इज़ हेल्ड या डिमांडेड बाय द पीपल, ताकि वो जब प्राइस बढ़े तो उसको बेच पाए, तो इट इज़ हेल्ड व्हेन एक्सचेंज रेट इज़ लो, जब डॉलर सस्ता है तब वो डॉलर को खरीद के अपने पास रख लेते हैं और उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग ओके फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। और ऊपर वाले थे उसी के रिवर्स वाले सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएंगे, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेस कहाँ से डॉलर मिलेगा, एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर मिलेगा, अच्छा फॉरेन वाले इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर मिलेगा, फॉरेन वाले इंडिया में परचेज करेंगे तो मिलेगा, अगर फॉरेन से हम लोन लेते हैं ओके तो हमें डॉलर मिलेगा, अगर फॉरेन से हम डोनेशन लेते हैं तो हमें डॉलर मिलेगा, एंड इनकम रिसिप्ट हमारे इंडियंस वहाँ पर काम कर रहे हैं ओके और लेट्स से वो पे करना चाहते हैं और वो क्या है डॉलर पे करेंगे, सो डॉलर में पे होगा इनकम रिसिप्ट, सो रिसिप्ट ऑफ फैक्टर इनकम्स रेंट वेजिस इंटरेस्ट प्रॉफिट, सो वो अगर हम रिसीव करना चाहते हैं बराबर, सो फॉरेनर्स दे विल गिव अस डॉलर, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे रुपीस में, एंड रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसाइडिंग इंडियंस है एनआरआई से जो वहाँ पर कमाएंगे वो भी यहाँ पर भेजेंगे डॉलर्स ओके। सो ये चीज़ें जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है ओके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू गो थ्रू दिस। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर ये लिखा है ओके इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस, तो कोई भी दो रीज़न बताइए दैट एक्सप्लेन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कब ये एक्सचेंज ऑफ डिमांड होगी, डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी, व्हेन देयर इज फॉल इन इट्स प्राइस, जब चीज़ सस्ती होती है डॉलर सस्ता होता है तो डिमांड बढ़ती है, तो दो रीज़न, मैंने तो काफ़ी रीज़न बताए बराबर, इंपोर्ट सस्ता होगा इसलिए लोग ज़्यादा इंपोर्ट करने के चक्कर में ज़्यादा डिमांड करेंगे और ज़्यादा इंडियंस ट्रैवल्स करेंगे वर्ल्ड में ओके और इंडियन लोग फॉरेन में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड ऐसे ही वो बाकी दो रीज़न हैं जो आप क्या है समझ सकते हो। एंड फाइनल पार्ट इन दिस चैप्टर वी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है, फर्स्ट इज ट्रांसफ़र फंक्शन, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में आप कन्वर्ट करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो अक्रॉस द नेशंस। देन क्रेडिट फंक्शन, उधार वाले ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए भी एक्सचेंज रेट ज़रूरी है, इट इज़ पॉसिबल कि आप लेटर ऑन फ्यूचर में आप डील को क्लोज करो। अच्छा और यहाँ क्रेडिट का मतलब है लोन, इट मीन्स आप है ना लोन्स ले भी सकते हो दे भी सकते हो अक्रॉस द नेशंस ओके। क्रेडिट मीन्स लोन हेयर। हेजिंग फंक्शन, अब ये हेजिंग का मतलब समझो, मान लेते हैं मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे एक महीने के बाद पेमेंट मिलेगा, सो राइट नाउ टुडे आज $1 का भाव है 70 ओके और आफ्टर 1 मंथ मुझे पता नहीं है कि आफ्टर 1 मंथ क्या भाव होगा, सो मुझे रिस्क है कि अगर लेट से कि 1 मंथ के बाद अगर लेट से ये रेट डाउन हो गया यानी $1 अगर 65 हो गया, मैं एक्सपोर्टर हूँ
तो याद रखिए मेरे लिए तो ये खराब सिचुएशन है, क्योंकि $1 आज मिलता तो 70 रुपीज़ मिल जाते, एक महीने के बाद एक तो लेट मिलेगा, ऊपर से कन्वर्ट होके 65 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो ये रिस्क को मैं अगर कवर करना चाहता हूँ तो व्हाट आई कैन डू। देखो एक फॉरवर्ड मार्केट होती है, यानी फ्यूचर का सौदा कर सकते हो। अगर कोई ऐसी पार्टी है बराबर जिसकी रिवर्स सिचुएशन है और वो मुझसे $1 क्या है 69 में आफ्टर 1 मंथ खरीदने के लिए रेडी है, आफ्टर 1 मंथ, तो मैं सौदा कर लूंगा। यानी अब मुझे वैसे थोड़ा तो रिस्क है 70 का 69, लेकिन फिर भी अब टेंशन नहीं है, 69 से कम भी भाव होगा तो ये पर्सन मुझसे 69 में खरीदेगा। आप सोचोगे सर वो क्यों ऐसा करेगा डील, उसके माइंड में ऐसा होगा कि भाव बढ़ेंगे मार्केट में, आज 70 है कल 72 75 होंगे, तो उसको लगेगा कि आप बेवकूफ़ है। ओके तो म्यूचुअली एक दूसरे की नीड सेटिस्फाई होती है। तो हेजिंग का मतलब है कवरिंग ऑफ द रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन का रिस्क आप कवर कर सकते हो थ्रू दिस वे। अच्छा, ऑपरेशंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन मार्केट में भी एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट यानी आज इमीडिएट रोकड़ा का मार्केट, अभी के अभी जो भाव चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज में उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट यानी करंट ट्रांजेक्शन्स है ना, इस प्राइस पर सेटल होते हैं। आज आपने खरीदा आज ही पे कर दिया, तो आज का भाव यानी स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, जिस दिन ट्रांजेक्शन है उस दिन का भाव। और फॉरवर्ड मार्केट होता है फ्यूचर मार्केट होता है, यानी आपने सौदा आज किया है, लेकिन लेट से आज खरीदी कर दी, लेकिन पेमेंट 1 महीने के बाद होगा, तो फॉरवर्ड लेन देन 1 महीने के बाद होगा। कॉन्ट्रैक्ट आज बना है इसलिए तो हेजिंग करनी पड़ती है। ओके सो फॉरवर्ड मार्केट क्या करेगा, इट डज नॉट डील विथ स्पॉट। ये स्पॉट वाले ट्रांजेक्शन आज के आज सेटल नहीं होंगे, वो फ्यूचर में सेटल होंगे। और इट डिफाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन है जो फ्यूचर में होने वाले हैं, तो फ्यूचर में डिमांड सप्लाई पोजीशन क्या है, अकॉर्डिंगली फ्यूचर का प्राइस डिसाइड होता है। तो फॉरवर्ड रेट भी आपको क्या है स्टॉक एक्सचेंज से मिल सकती है। ओके सो व्हाई आर ट्रांजेक्शंस फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस कॉन्ट्रैक्टेड, क्यों फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, जो मैंने ऊपर बताया, अवॉइड द रिस्क हेजिंग के लिए, और दूसरा मेक स्पेकुलेटिव गेन्स। आप क्या है पैसे कमाने के लिए भी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मान लेते हैं $1 आज के टाइम पे 70 रुपीज़ का है, और मुझे क्या लगता है कि $1 मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 1 महीने के बाद $1 हो जाएगा 75 का बराबर। तो अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके व्यूज अलग हो सकते हैं बराबर। सो लेट्स से कि $1 आज क्या है अगर खरीदूं तो 70 में होगा, फ्यूचर में खरीदूं तो क्या है 75 में होगा बराबर। ऐसा मुझे लग रहा है कि कम से कम 75 भाव तो होगा, और किसी को लगता है कि ये प्राइस तो क्या है डाउन हो जाएंगे, तो शायद कोई आपको 72 में बेचने के लिए रेडी हो जाए, तो 72 में सौदा कर लो, 72 में लेना। आपका अगर कैलकुलेशन सही बैठा तो आप 75 में बेच के पैसे कमा सकते हो। तो स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, यहाँ पर आप समझिए फॉरवर्ड मार्केट में आप रिस्क कवर कर सकते हो, विच इज हेजिंग, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। ओके एंड स्पॉट मार्केट में आज का भाव है, उसमें कुछ आप कवर नहीं कर सकते। हेजिंग का मतलब है अवॉइडिंग द रिस्क इन फ्यूचर। ओके तो जो पोजीशन है उसकी रिवर्स पोजीशन लेनी होती है हेजिंग में। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो हेजिंग में आपको 1 महीने के बाद $1 मिलेगा, $1 आएगा। ओके सो ये $1 आपको मिलने वाला है, और यानी $1 प्लस हुआ, और आपने सौदा क्या किया, 1 महीने के बाद $1 बेचोगे 69 पे, तो $1 माइनस वाला किया। इन अदर वर्ड्स हेजिंग में रिवर्स पोजीशन लेते हैं ताकि रिस्क जो है वो कम हो जाए या जीरो हो जाए। ओके तो आज का भाव स्पॉट एक्सचेंज रेट और फ्यूचर का भाव फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। नाउ पूरा चैप्टर परफेक्टली एक्सप्लेन हुआ है। एमसीक्यूज आप देख सकते हो, कोई एमसीक्यू में डाउट हो तो यू कैन टेल मी। ओके विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।